पर हमने बात की थी इकाई योजना की। तो आज का हम दूसरा सेशन प्रारंभ करें उसके पहले नमस्कार महामंत्र का संगान। सभी के हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद, पूरी तन्मयता के साथ। ओम ह्रीं नमो अरहंताणि। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवच्छाया। ओम ह्रीं नमो लोके सव्वसाहूतं। एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। परमं हवै मङ्गलम्। परमं हवै मङ्गलम्। आराध्य के श्री चरणों में भाव भरी वंदना। ज्ञानशाला पर्यवेक्षक मुनिषी उदित कुमार जी के श्री चरणों में भाव भरी वंदना। ज्ञानशाला प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारी गण, जूम मीटिंग का संचालन कर रहे श्रीमती श्वेता जी और श्रीमती प्रमिला जी, सादर जय जिनेन्द्र, और विशारद परीक्षार्थी जो जिस रूप में आप सभी जुड़े हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। आज आपके 10 क्लासेस की ये लास्ट क्लास है, और इस लास्ट क्लास में अ, पहले तो सबसे कहना चाहूंगी कि आज मैं गणवेश में नहीं आ पाई, क्योंकि मुझे कुछ काम है अर्जेंट। तो मुझे आपके सेशन के पश्चात इमीडिएटली निकलना भी है, तो इसके लिए गणवेश के लिए क्षमा याचना चाहती हूँ। दूसरी बात कि आज, क्योंकि आज लास्ट क्लास है, इसलिए हमारे राष्ट्रीय संयोजक महोदय भी इस कक्षा से जुड़ेंगे कुछ समय में। और वो आपसे क्लास की फीडबैक मांगेंगे, मतलब सिर्फ एक क्लास की नहीं, जो भी आपका पूरे 10 क्लासेस हुई है उसकी। तो आपके मन में जो भी बातें हो, जो भी जिज्ञासाएं हो, आप उनके समक्ष प्रस्तुत कर सकती हैं और आप समाधान भी पा सकती हैं। आशा है आपका ये सफर ज्ञानवर्धक रहा होगा, और आपको आपके परीक्षाओं में इससे सहायता जरूर मिलेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। आइए अब हम चलते हैं हमारे आज के सेशन की ओर, जिसका नाम है शिक्षण तकनीकी। नाम से ही हमें पता चल जाता है कि ये हमें शिक्षण को किस तरह से हम डिलीवर करें। ठीक है, हम बच्चों के सामने कौन सी शिक्षण की विधियां अपनाएं, कौन सी टेक्निक्स यूज करके हम बच्चों को ज्ञानशाला में आकर्षित करें, उन्हें ज्ञान प्रदान करें, उन्हें संस्कार प्रदान करें। तो आज का जो विषय है वो हमारे पहले वाले सेशन से कनेक्टेड थोड़ा रहेगा। पहले वाले सेशन में हमने सीख लिया कि हमें नियोजन कैसे करना है, हम किस तरह से प्लान बना के चले, तो हमारे लिए भी आसानी होगी और बच्चों के लिए भी आसानी होगी। हमें पता है कि किस चैप्टर के लिए हमें कितना समय देना है, हमें क्या क्या सामग्री लगेगी। तो ये सारी चीजें हमने हमारे लेसन प्लानिंग और ईयरली प्लान के दौरान देख ली है, किस तरह इकाई योजना करनी है इत्यादि सभी। अब हम आगे चल के आज जो सेशन है उसमें हम मुख्य 4 तरह की पद्धतियों के बारे में सीखेंगे। अगर आपने किसी प्रीवियस ईयर के पार्टिसिपेंट से उनका पीडीएफ लिया है पढ़ने के लिए, तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि आप कृपया उस पीडीएफ को एक बार इस बार आए हुए पीडीएफ से चेक कर ले। उसमें का कुछ कुछ चीजें हैं जो रिफाइन की गई है। ठीक है, जैसे यही चैप्टर ले लीजिए, शिक्षण तकनीकी का चैप्टर। इसमें बहुत कुछ आपके लिए कम कर दिया गया है पोर्शन। पहले के सिलेबस में हमने कम से कम 10 डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन इस बार सिर्फ 4 टेक्निक्स मुख्य मुख्य रूप से आपको आपके सिलेबस में दी गई है। तो आप कंफ्यूज ना हो, मैं जो टेक्निक्स अब बताने वाली हूँ वही टेक्निक्स आपके सिलेबस में है। ठीक है, दूसरी बात और बता देना चाहती हूँ, आपको चैप्टर देख के लगेगा इसमें दोष बताए गए हैं, इसमें एडवांटेज बताए गए हैं, हर टेक्निक के बारे में इतनी चीजें बताई गई है। आपको उस टेक्निक को समझना है। जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपको टेक्निक को समझ के आप उस टेक्निक का इस्तेमाल ज्ञानशाला में
कौन से विषय के लिए कर सकती हैं, कौन से चैप्टर के लिए कर सकती हैं, ये मुख्य रूप से आपका टेस्टिंग होगा। ठीक है, थियोरी पेपर में भी और आपके शिविर में भी अगर पूछा जाएगा तो ये ही बेसिक फोकस रहेगा। आपको उसके लाभ, आप स्वतः उसके लाभ और डिसएडवांटेज आप स्वयं सीख जाएंगे, आपको स्वयं पता लगेंगे। ठीक है, हर एक सिक्के के दो पहलू होते ही हैं। तो हर एक टेक्निक भी ऐसे नहीं कह सकते कि ये 100% फुल प्रूफ है, इसमें सक्सेस मिलेगा ही, ऐसा नहीं है। आपका एज ग्रुप ऑफ बच्चों का कैसा है, उनकी ग्रास्पिंग पावर कितनी है, आप किस तरह से पढ़ा रही हैं, तो ये सारी चीजें उस चीज को इन्फ्लुएंस करती है। तो किसी के ड्रॉबैक्स भी होते हैं और किसी के एडवांटेजेस भी होते हैं। हम टेक्निक को यूज करें, हमें स्वयं पता चलेगा कि वेदर इट इज बीन सक्सेसफुल और नॉट, और फिर हम उस विषय में आगे बढ़ें। ठीक है, तो आप चैप्टर पूरा पढ़िए, समझ लीजिए, और आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। आपको सिर्फ टेक्निक का मूल हाथ समझना है, किस तरह से इस टेक्निक को यूज किया जाता है। मैं मानती हूँ आप सभी जो भी ज्ञानशाला में प्रशिक्षक के रूप में जा रही है, कहीं ना कहीं आपने इस टेक्निक को यूज जरूर किया है। ठीक है, डेफिनेटली किया है, सिर्फ हमें ये नाम नहीं पता था, अब हमने उसको एक नाम भी दे दिया है जो प्राय टेक्निक, शिक्षण तकनीकी इसमें प्रचलित है। ठीक है, तो आइए अब हम प्रारंभ करते हैं। आज का सेशन शिक्षण तकनीकी सेकेंड पार्ट पे है। फर्स्ट पार्ट अब ऑलरेडी एक क्लास पहले हो चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रारंभ करने के लिए मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहूंगी, ये जो ज्ञानशाला प्रशिक्षक की अर्हताएं या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स या बेसिक क्वालिफिकेशन कह दे, जिसका मेंशन हमारे प्रारूप में किया गया है, उसकी तरफ आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगी। सम्यक व सुव्यवस्थित प्रशिक्षण के लिए अनुभवी व प्रशिक्षित प्रशिक्षक तैयार हो, वह ज्ञानशाला में अपनी सेवा दे। इस हेतु ज्ञानशाला प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षकों को तैयार करना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे प्रशिक्षकों की संख्या उत्तरोत्तर वृद्धिंगत हो रही है और उनमें गुणवत्ता भी विकासमान है। ज्ञानशाला में प्रशिक्षण कार्य हेतु प्रशिक्षक के चयन में उनकी उच्च गुणवत्ता, प्रशिक्षण निपुणता, वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी, प्रशिक्षण निपुणता, प्रशिक्षण देने की कला, ठीक है, सतत स्वाध्यायशीलता, ई संसाधन उपयोग की जानकारी व आधुनिक शैली की अवगति को ध्यान में रखकर ही चयन किया जाए। तो ये हमारे से अपेक्षित है कि जब हम प्रशिक्षक बने तो उच्च गुणवत्ता हो प्रशिक्षण, प्रशिक्षक में प्रशिक्षण निपुणता हो, सतत स्वाध्यायशील रहे। मैंने जैन विद्या बहुत सालों पहले कंप्लीट कर दी, मैंने सारे एग्जाम्स भी कंप्लीट कर लिए, इसलिए अभी मुझे कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये कभी नहीं होता। जब तक जीवन है तब तक स्वाध्याय शुरू रहे, सतत स्वाध्यायशीलता। ई संसाधन उपयोगों की जानकारी, ये आपको विज्ञ के शिविर के दौरान भी हमने बताया था, किस तरह अनेकों ई संसाधन उपयोग किए जा सकते हैं। आधुनिक शैली की अवगति, ये जो टीचिंग टेक्निक्स है, जो मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग है, क्योंकि आज के बच्चे 21वीं सदी के बच्चे हैं, और यदि हम 20वीं सदी के मेथड से बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो गैप हमेशा रहेगा। ठीक है, इसलिए हमें चाहिए कि हम भी आधुनिक शैली की से अवगत हो और उनको ध्यान में रखकर ही हम प्रशिक्षक तैयार करें। राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अनेकों बार शिविर आयोजित किए जाते हैं, रिफ्रेशर कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं, जिससे आप अनेकों चीजें, अनेक टेक्निक सीख सकती हैं। आप आपका ज्ञान का रिवीजन कर सकती हैं। तत्व ज्ञान का समझ लीजिए, भिक्षु विचार दर्शन का समझ लीजिए, हमारी मूल मूल मान्यताओं के विषय में समझ लीजिए। तो ये सारी चीजें राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा जारी रहती है, और अनेकों अनेकों जगहों पर अंचल लेवल पर भी ये प्रशिक्षण दिया जाता है। तो आज जो हम सीखने वाले हैं, मेन 4 विधियां हम सीखने वाले हैं। आगमन विधि, निगमन विधि, खेल, खेल के द्वारा सिखाना, और
डाल्टन विधि। ये चार मुख्य विधियां ही आपके सिलेबस में हैं। मैं पुनः आपसे कह दूं, यदि आप किसी पुराने विशारद के परीक्षार्थी की पुस्तक से पढ़ रही हैं, आपको वहां पर बहुत सारी विधियां मिलेगी। मेरा आप सभी से निवेदन है, इस बार का जो पीडीएफ आया है उससे पहले मिला ले। जितना पोर्शन इस बार के पीडीएफ में दिया है आप उतना ही पढ़े। ठीक है, अब चलते हैं हम विधियों की तरफ। तो आगमन विधि, ये ज्ञान प्राप्त करने की वैज्ञानिक और व्यावहारिक प्रणाली मानी जाती है, जहां पे शिक्षक मार्गदर्शक होता है और शिष्य अन्वेषक होता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी और जानकारी करते हैं। यहाँ पर बच्चा स्वयं के अनुभव, निरीक्षण और तर्क द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की वैज्ञानिक और व्यावहारिक प्रणाली है ये आगमन विधि। अब मैं इसके अर्थ और परिभाषा पे जाऊं, उससे पहले मैं आपको ये चित्र दिखाना चाहती हूँ। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, क्या ये अगर मैं इन पिक्चर्स को आपके सामने कट करके रखती, अलग अलग चीजें आपके सामने रख देती, या फोटोज रख देती उनके, तो क्या आप ये विभाजन आसानी से कर पाते? लिविंग और नॉन लिविंग, जीव और अजीव, क्या ये विभाजन किया जा सकता था? नीतू जी कह रहे हैं हाँ, जीव और अजीव है, बराबर है। तो अब मैंने आपको कंसेप्ट, आप क्योंकि बड़े हैं, आप प्रशिक्षक हैं और मैं टीचर्स को बता रही हूँ, इसलिए मैंने आपसे ये कह दिया कि लिविंग एंड नॉन लिविंग। जब मैं बच्चों के समक्ष इन फोटोज को प्रस्तुत करूंगी, तो मैं उन्हें कुछ नहीं कहूंगी और मैं उन्हें क्लासिफाई करने के लिए कहूंगी। ये सारे अलग अलग पिक्चर्स होंगे जिनको मैं उनको क्लासिफाई करने को कहूंगी। तो एक लेवल पर आकर बच्चे इस तरह का एक क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो अब मुझे उनको ये बताना है कि इनमें और इनमें फर्क क्या है। जब इन्होंने क्लासिफाई कर लिया है, बच्चों ने, आपने भी क्लासिफाई किया, तो अब आप चैट बॉक्स में डालिए और बताइए कि आप इसमें से क्या सीखेंगी या क्या डिफरेंस है इनमें। ये एक ग्रुप में क्यों डाले गए हैं और ये दूसरे सब एक ग्रुप में क्यों डाले गए हैं? सीमा जी ने कहा लिविंग कैन ब्रीथ। लिविंग कैन ब्रीथ, श्वास ले सकते हैं, उनमें चेतना है। ठीक है, इनमें निर्जीव है, इनमें चेतना नहीं है, ये सांस नहीं लेते हैं। ये बढ़ सकते हैं, ये बढ़ते नहीं हैं। ठीक है, तो अब ये बच्चे आपके बता सकेंगे या नहीं बता सकेंगे? दे कैन मूव बाय देमसेल्व्स एक्सेप्ट फॉर ट्रीज। ठीक है, क्या आपके बच्चे ये क्लासिफिकेशन कर पाएंगे? क्या ये चीजें आपको वो बता पाएंगे? यस, कैन टेल। ओके, तो अब आप मुझे बताइए, एज अ टीचर, बच्चे ने ये सारी चीजें बता दी, अब आप कौन सा बोल के बारे में ये बात कर रही हैं? 25 बोल से में से कौन से बोल के बारे में ये आप बताना चाह रही हैं? वेरी गुड। ठीक है, तो 21वां बोल कौन सा है? 21वां बोल कौन सा है? जीव राशि और अजीव राशि, राशि दो, बराबर। अब देखिए, अब क्या किया आपने पहले, अब मैं आपको टेक्निक बता रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने पहले ना तो जीव ना अजीव के बारे में कुछ बताया, ना मैंने आपको बोला कि मैं 25 बोल में से कौन सा बोल पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, चित्र लाए अलग अलग चीजों के और आपके समक्ष, बच्चों के समक्ष रख दिए। बच्चों ने उसे सेपरेट किया। ठीक है, अब मैं थोड़ा और आगे सेपरेशन कराऊं, तो बच्चे जो जीव, लिविंग थिंग्स में से है, उसमें और फर्दर सेपरेशन कर सकते हैं, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, ठीक है, इत्यादि इत्यादि तरह के चित्रण कर सकते हैं, बराबर है कि नहीं? तो ये भी वो आगे बढ़ के कर सकते हैं, उसे मैं किसी और बोल के से रिलेट कर सकती हूँ। लेकिन ये जब उन्होंने सेपरेट आउट कर दिया, उन्होंने मुझे इसके डिफरेंसेस भी बता दिए, तब मैं कहूंगी कि ये आज हमारा चैप्टर है जो हमें सीखना है, या चैप्टर का एक अंश है जो हमें सीखना है, और वो है 21वां बोल, राशि दो। अब ये बच्चे के लिए
आपने क्या किया, आपने पहले, आप उल्टे गए। नॉर्मली हम कैसे पढ़ाते हैं? चलिए, 21वां बोल राशि दो, बहुत इजी है बच्चों, जल्दी से याद कर लो, जीव राशि अजीव राशि। अब फिर हम देखेंगे, शायद अगर हमें थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लगे, हम इंटरेस्टिंग करना चाहें, तो हम उन्हें अलग अलग एग्जाम्पल देंगे, या फिर हम उन्हें कुछ क्विज करा देंगे, या इस तरह से कराएंगे। ठीक है, ये एक तरह का प्रोसेस हो गया। ये दूसरे तरह का प्रोसेस है, जहां हमने पहले उदाहरण दिए, बच्चों ने एनालाइज किया कि इसमें और इसमें क्या फर्क है, और अब हमने उनको तर्क दे दिया। जो हमारा फाइनल डिसीजन था, जो ऑलरेडी स्थापित नियम है, वो हमने उनको बता दिया। तो इस विधि को इस विधि को हम कहते हैं आगमन विधि। इस विधि को हम कहते हैं आगमन विधि। अब हम अर्थ और परिभाषा को समझते हैं। ज्ञान या सत्य तक पहुंचने की वह प्रक्रिया जिसमें शिक्षार्थी, यहाँ आएगा हमारा ज्ञानार्थी, स्वयं अपने अनुभव, निरीक्षण और तर्क के आधार पर निष्कर्ष तक पहुंचता है। ठीक है, शब्द की उत्पत्ति ये आगमन विधि क्यों कहलाता है? संस्कृत धातु आगम से बना है, जिसका अर्थ है प्रवेश करना या आगमन होना, अर्थात किसी सत्य का धीरे धीरे अनुभव के माध्यम से हमारे ज्ञान में प्रवेश करना। इस विधि में शिक्षक केवल मार्गदर्शक, गुरु की भूमिका निभाता है, जबकि छात्र, शिष्य स्वयं चिंतन और मनन के द्वारा सक्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करता है। विद्यार्थी केवल सुनने या रटने के बजाय तर्क, अनुभव और आत्मचिंतन के माध्यम से ज्ञान को गहराई से आत्मसात करते हैं। आगमन विधि को अंग्रेजी में इंडक्टिव मेथड भी कहा जाता है, और शिक्षण पद्धतियों के लिए अंग्रेजी वर्ड है पेडागॉगीज। तो आज हम जो कर रहे हैं शिक्षण, वो सारा अलग अलग पेडागॉगीज का शिक्षण हम प्राप्त कर रहे हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, अनुभव, तर्क और आत्मानुभूति पर आधारित व्यावहारिक शिक्षण पद्धति है। इस विधि में शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका में है, और शिष्य अन्वेषक होता है, क्योंकि वो ऑब्जर्व कर रहा है, वो एनालाइज कर रहा है, और वो उस प्रिंसिपल तक पहुंच रहा है। यह न केवल बौद्धिक ज्ञान देती है, बल्कि आचरण में भी सकारात्मक सुधार लाती है। आज के आधुनिक और व्यवहारिक शैक्षणिक संदर्भ में यह विधि अत्यंत उपयोगी साबित होती है। कुछ जीव अजीव का वर्गीकरण जैसे मैंने ऑलरेडी आपको करके दिखा दिया, ये एग्जाम्पल मैंने आपको पहले बताया, और फिर मैं चाहती थी कि आप इस विधि को समझें। अब यदि आपको ये विधि समझ में आई है, तो सभी जने यस, वाई फॉर यस चैट में टाइप करें। ठीक है, काफी वाइज आ रहे हैं, तो मैं मान लेती हूँ कि आपको समझ में आई है। इसे हम इसे हम अनेकों जगहों पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका काम होगा कि आप सोचें कि आप कौन से चैप्टर्स को इस तरह से सिखा सकती हैं जहां वो स्वयं निष्कर्ष पर पहुंचे। आप उन्हें निष्कर्ष पहले ना बताकर वो स्वयं निष्कर्ष पर पहुंचे। मिट्टी सजीव में आएगा, बिल्कुल करेक्ट, लेकिन वो हम यहाँ पर जो पिक्चर्स मैंने बताया, वेरी गुड, आपने बहुत ऑब्जर्व किया, लेकिन ये जो आप अगर कह रहे हैं, ये जो मिट्टी है, ये मुझे बताइए आप कैसे आएगी? पका हुआ गड़ा भी आता है? पका हुआ गड़ा नहीं आएगा ना? ये आप देख सकती हैं, ये पका हुआ गड़ा है। ठीक है, गड़ा या जो भी आप समझे वो, समझ गए ना, ये कच्ची मिट्टी नहीं है, तो इसके लिए इसे नॉन लिविंग में डाला गया है। बराबर है? ठीक है, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, जो भी आपने पूछा वो। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो ये थी हमारी आगमन विधि, जहां पर हम बच्चों को उस निष्कर्ष तक लाने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसके विपरीत वाली एक विधि है, जो है निगमन विधि। ठीक है, आगमन की अपोजिट हो गई निगमन विधि। आगमन में हमने क्या किया, पहले उदाहरण दिए, उनको समान ना। अब यहाँ पर शिक्षक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, जैसे किसी ने डाउट पूछा, तो ये डाउट आपके बच्चे भी पूछ सकते हैं।
ठीक है। तो आपको उन्हें वहां पर पहुंचाना है, उस चीज को तर्क के माध्यम से आपको समझाना है। ठीक है। अब देखिए आगे चलते, आप अगर क्लासिफिकेशन को और आगे बच्चे करते हैं, जैसे वनस्पति को एक में डाल दिया, ठीक है, अगर कुछ पृथ्वी के जैसे कोई वस्तुएं आपने उसमें डाली है और उन्होंने उसको भी अलग करके रखा है, तो आप उसको भी दूसरे बोल के साथ जोड़ सकते हैं। मतलब ये तो मेन हो गया ब्रांच, उसके बाद उसके और अलग क्लासिफिकेशंस आप करवा सकती हैं। ठीक है। अब निगमन विधि में हम क्या करेंगे, क्या करेंगे कहिए। मैंने कहा ये अपोजिट है, तो निगमन विधि में क्या कहेंगे करेंगे। अच्छा, ठीक है आरती जी, आपने वहां पर मिट्टी, राइटिंग में मिट्टी लिखा था, सॉरी उसके लिए। मैं चेंज कर दूंगी अपनी स्लाइड में। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बारीकी से देखने के लिए और करेक्शन सुझाव के लिए। वेरी गुड। पहले बता दिया, आपके समक्ष पूरा संदर्भ बता दिया गया है। अब आप उसको बताने के लिए, उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए आप एग्जाम्पल्स देंगे। बराबर है। तो इस विधि को हम कहते हैं पहले निष्कर्ष बता के फिर समझाना। वेरी गुड। तो ये है निगमन विधि। तो आइए अब हम निगमन विधि के बारे में जान लेते हैं। पहले सामान्य परिचय। शिक्षक की दो प्रमुख विधियां मानी गई है, आगमन जिसको हम इंडक्टिव भी कहते हैं और निगमन जिसको हम डिडक्टिव भी कहते हैं। जहां आगमन विधि में शिक्षार्थी अनुभव और तर्क के द्वारा निष्कर्ष तक पहुंचता है, वहां निगमन विधि में शिक्षा किसी स्थापित सिद्धांत या सार्वभौमिक सत्य से ही प्रारंभ होती है। मतलब हमने प्रिंसिपल पहले पूरा बता दिया, अब उसको हम एग्जेम्पलीफाई करने के लिए हम बताएंगे कि इसमें ये होता है, इसका ये एग्जाम्पल है, इस तरह से आप ये कर सकते हैं। ठीक है। निगमन शब्द संस्कृत धातु गम से बना है, जिसका अर्थ है जाना या प्रवेश करना। ठीक है। जाना मतलब यहां से जाना और फिर उस चीज को हम ग्रहण करें। सामान्य सिद्धांत से शुरू करके विशेष निष्कर्ष तक पहुंचना ही निगमन है। और यदि हमें आगमन का डेफिनेशन या आशय बताना हो, तो विशेष से सामान्य। ठीक है। विशेष से सामान्य, यहाँ सामान्य सिद्धांत से शुरू करके हमें विशेष विशेष निष्कर्ष तक पहुंचना निगमन है। और इस विधि को हम क्या कहते हैं, टॉप डाउन अप्रोच, और वो हो गई बॉटम अप अप्रोच। ठीक है। तो यह विधि पूर्णतः टॉप डाउन अप्रोच की तरह कार्य करती है। पहले स्थापित नियम, सूत्र या सिद्धांत को प्रस्तुत करना, तत्पश्चात उदाहरणों और व्यावहारिक प्रयोगों से परिचित कराना। ठीक है। एक सिंपल एग्जाम्पल आपको देती हूँ। जैसे अभी हम कहते हैं कि इफ देयर आर एनी टू पैरेलल लाइंस, इफ वन लाइन इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द अदर स्ट्रेट लाइंस, टू स्ट्रेट लाइंस आर ड्रॉन परपेंडिकुलर, मतलब एक लाइन आपने ड्रॉ की है और उसके एग्जैक्टली exactly बीच में आपने एक लाइन ड्रॉ की है, तो हर एक कोण 90 डिग्री होता है। ये एक प्रिंसिपल आपने बच्चों को बता दिया। ठीक है। अब बच्चों को ये जिज्ञासा होगी कि ऐसे होता भी है, ये सच है, नहीं है। ठीक है। तो क्या है इजी वे आउट, हम उन्हें ड्रॉ करके खुद को उनको मेजर करने के लिए कहेंगे, तो वो पता बराबर बता पाएंगे कि सच में ऐसा होता है कि नहीं, कि जब मैं दो लाइन परपेंडिकुलर एक दूसरे को ड्रॉ करती हूँ तो हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है। ये हो गया ज्योमेट्री का प्रिंसिपल। अब इस प्रिंसिपल, इस एग्जाम्पल से एंगल मेजरमेंट, वेरी गुड, सो दे विल डू एंगल मेजरमेंट ऑन देयर ओन। आपने पहले क्या किया, एक मिनट, इस तरह आपने पहले प्रिंसिपल बता दिया उनको, और फिर अब आप उनको क्या कहेंगी कि उस चीज को समझने के लिए आप ड्रॉ कीजिए। आप ड्रॉ करेंगे और फिर आप मेजर करेंगे, तो आपको पता चलेगा वेदर दिस सिद्धांत इज करेक्ट और नॉट। ठीक है। तो पहले बता दिया, फिर अपने एग्जाम्पल से उसे दिया, तो इसे कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। क्या आप सब मेरे साथ है, या दिक्कत आ रही है समझने में। क्या आप सब मेरे साथ हैं, अब तक सब सही। ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। तो ये
आगमन विधि हमने पहले देखी, अब निगमन विधि हम देख रहे हैं। चलिए एक उदाहरण देते हैं, जैसे 5 महाव्रतों का शिक्षण देना है। ठीक है, तो सामान्य सिद्धांत या नियम है, जैन साधु 5 महाव्रतों का पालन करते हैं। जो 5 महाव्रत है, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ठीक है, प्रस्तावना। पहले हम क्या कहेंगे, शिक्षक पहले इन 5 व्रतों को एक सामान्य और सार्वभौमिक सिद्धांत के रूप में कक्षा के समक्ष प्रस्तुत करता है। इसके पश्चात शिक्षक प्रत्येक व्रत का वास्तविक अर्थ, महत्व और उसके पीछे निहित उद्देश्य को समझाता है। अहिंसा किसे कहते हैं, सत्य किसे कहे, अचौर्य क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है, अपरिग्रह क्या है, इन व्रतों का अर्थ क्या है। ठीक है, उससे क्या उद्देश्य प्राप्त होता है, इस व्रत के पालन से क्या प्राप्त होता है। और फिर विशिष्ट उदाहरण देने के लिए, देखिए ये सब हमने कहा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, लेकिन बच्चे को ये कहाँ पर देखने को मिलता है। जब हम महाव्रतों की बात करते हैं, तो हम इस सिद्धांत के पुष्टि हेतु आचार्यों के जीवन से प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जैसे आचार्य भिक्षु का अपरिग्रह पालन, या आचार्य तुलसी का संयम। सभी किसी भी साधु साध्वी अगर सामने समक्ष में हो, उपस्थित हो आपके भवन में, तो आप साधु साध्वियों के जीवन के बारे में उनको बता सकते हैं, उनके पूरे दिनचर्या के बारे में बता सकते हैं, किस तरह वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो किस तरह ये सारे महाव्रत उनकी हर हर करनी में परिलक्षित होते हैं। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, ये आपने उदाहरण कहाँ है, हम सब लास्ट में हम उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है, और व्यावहारिक अनुप्रयोग निष्कर्ष अंततः अंततः छात्र सीखते हैं कि ये नियम केवल साधुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि गृहस्थ भी इनका अनुव्रत रूप में अपने दैनिक आचरण में पालन कर सकते हैं। यदि मैं भूल नहीं कर रही हूं, तो शायद शिशु संस्कार बोध भाग 3 की पुस्तक में अणुव्रतों और महाव्रतों के बारे में एक चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले अर्थ को समझा सकते हैं, और फिर हम उनको उदाहरणों के द्वारा ये चीजें सभी स्पष्ट कर सकते हैं। वो अनुव्रतों का पालन कैसे करेंगे, किस लेवल तक उनका पालन कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम उनको बताएंगे। ठीक है, तो ये एक उदाहरण हो गया निगमन विधि का। ओके, यह विधि शिक्षण प्रक्रिया को पूरी तरह से व्यवस्थित, सुगठित और तार्किक बनाती है। बच्चे आपको बहुत से क्वेश्चन पूछेंगे, सत्य कब बोलना चाहिए, क्या किसी समय झूठ भी बोल सकते हैं क्या। तब आपको वो सारी बातों को समझकर, ठीक है, यदि आपको किसी बात का उत्तर ना पता हो, कोई दिक्कत नहीं है। गलत इंफॉर्मेशन देने से वो पीढ़ी और उसके आगे की आने वाली पीढ़ियां भी रॉन्ग सीखेगी। इससे अच्छा ये है कि हम बच्चे से कहें कि मुझे इस समय उस प्रश्न का उत्तर नहीं है, लेकिन मैं ये कंफर्म करके अगली कक्षा में आपको जरूर बताऊंगी। और ये आप अवश्य कीजिए कि अगली कक्षा में आप स्वयं आगे जाकर उन बच्चों के जो क्वेरी थी, जो आप नहीं सॉल्व कर पाए, उसे आप जरूर सॉल्व करें। गलत कभी ना सिखाएं। ठीक है, गलत कभी ना सिखाएं। ओके, हमेशा क्लैरिफिकेशन हो सकता है। हम कोई नो अतिरिक्त ज्ञान तो हम सब कोशिश में ही है कि हमारे ज्ञान में वृद्धि हो। बहुत सी चीजें हैं जो हमें नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारी तरफ से कोई भी रॉन्ग चीज, रॉन्ग दृष्टि बच्चों को ना मिले। ठीक है, धार्मिक, गूढ़ और दार्शनिक विषयों की वास्तविक गहराई को सुगमता से समझने में सहायक होती है यह निगमन विधि। सिद्धांत आधारित सोच, यह पद्धति विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मजबूत सिद्धांत आधारित सोच विकसित करती है। जैन दर्शन जैसे अत्यंत सूक्ष्म और तात्विक विषयों के विवेचन में यह विधि विशेष रूप से उपयुक्त सिद्ध होती है। ठीक है, तो ये जो चीज है, ये हमारी एक टेक्निक हो सकती है। तो अब तक हमने 2 टेक्निक सीखी है, आगमन और निगमन। बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। अब मुझे बताइए, आगमन कौन सी है, सामान्य से विशेष या विशेष से सामान्य। चैट बॉक्स। कंफ्यूजन।
इट इज विशेष से सामान्य, सामान्य सिद्धांत से विशेष के जाना, ये हमारी निगमन विधि है। तो जिसने भी रॉन्ग आंसर दिए हैं वो थोड़ा सा अपना करेक्शन कर ले। मैं चाहिए तो एक बार आपको पुनः उस स्लाइड पर ले जाती हूँ। सामान्य, ये निगमन विधि के बारे में हम बोल रहे हैं। सामान्य से विशेष, ये निगमन है। विशेष से सामान्य, ये क्या है? आगमन। ठीक है, ओके, आगे बढ़े अब। चलिए, अब हम सबसे इंटरेस्टिंग, ओके, एंड सबसे इजी, आप प्राय ये अपने कक्षाओं में यूज करते ही हैं, शिक्षा में खेल आधारित शिक्षण। हेनरी कॉल्डवेल कुक का प्ले वे दर्शन, इसे पेडागॉगी को बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम है हेनरी कॉल्डवेल कुक। और तेरापन ज्ञानशालाओं में भी विशेष व्यावहारिक एवं नैतिक संदर्भों सहित इस शिक्षण पद्धति में, इस शिक्षण पद्धति का यूज करके हम हमारे शिक्षण शैली को और अधिक पैना बना सकते हैं। ठीक है, अब उनका कहना था कि प्ले इज द नेचुरल वर्क ऑफ द चाइल्ड। हम देखते हैं बच्चा अगर अपने आप से भी बैठा है ना, छोटा बच्चा, ठीक है, अगर वो अपने आप से भी अकेले बैठा है, तो भी वो, उसके हाथ पैर कुछ चल रहे हैं, वो कुछ अपने मस्तिष्क में उसकी उसका अपना विचार चल रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं खेल रहा है। नो, इज वेरी हैप्पी, सडनली वो हंसता है, सडनली उसके कुछ पैर हिलते हैं, तो ये जो प्ले का काम है ना, खेल जिसे हम कहते हैं, ये बच्चे का नेचुरल वर्क है, स्वाभाविक कार्य है। और अगर वो स्वाभाविक कार्य है, और यदि हमारी कक्षाओं में 4 वर्ष से बच्चे ज्ञानशाला में प्रवेश पा रहे हैं, तो हमारी भी जरूरत है, हमें भी सीखना है कि किस तरह इस प्ले मेथड को हम हमारी ज्ञानशालाओं में शिक्षण देने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, मुख्य अवधारणा इस पेडागॉगी के बारे में क्या है? ये अनुभवात्मक अधिगम है। ये ऐसी नवीन शिक्षण पद्धति है जिसमें शिक्षार्थी पुस्तकों को रटने के बजाय सक्रिय भागीदारी से सीखता है। इसमें विद्यार्थी स्वयं खोजते हैं, प्रश्न पूछते हैं, रोल प्ले करते हैं और वास्तविक अनुभव प्राप्त कर ज्ञान को आत्मसात करते हैं। सुगम करता, शिक्षक की क्या भूमिका है? वो फैसिलिटेटर है, सुगम करता। बच्चा ज्ञान ग्रहण करे, इस और सुगमता से ग्रहण करे, ये शिक्षक का कार्य है। इस प्रणाली में शिक्षक मंच पर व्याख्यान देने वाला एकमात्र अधिकार क्षेत्र नहीं होता। शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, और जो बच्चों की सहज जिज्ञासाओं और खेल गतिविधियों को एक दिशा प्रदान करता है। ठीक है, यदि आपके सडनली, अब जब मैं आपसे ये बात कह रही थी, तो मुझे ज्ञानशालाओं के पिक्चर्स सामने आते हैं। ठीक है, तो ज्ञानशाला में आप देखेंगे एक मुख्य टीचर होता है, और बच्चे सामने बैठते हैं, टीचर बोलता है, बच्चे सुनते हैं। ओके, आप जब प्रश्न करती हैं तो प्रश्न के उत्तर बच्चे देते हैं, या कभी कभार बच्चे भी कुछ प्रश्न कर लेते हैं, बट वेरी लेस इन नंबर। ठीक है, प्राय ऐसा कम प्रश्न होते हैं। प्रश्न क्यों नहीं होते हैं? प्रश्न इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि हम उन्हें रटने के ऊपर हमारा ज्यादा फोकस रहता है। वो भी जरूरी है, मैं नहीं कह रही हूं कि वो बिल्कुल अवॉइड करें, लेकिन यदि समझ के रटेंगे तो वो ज्यादा समय तक उनके स्मृति में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी भूमिका, हमारी क्लास क्यों नहीं ऐसी लाइवली हो जाती है? यदि आप अभी इस समय की जो प्ले ग्रुप्स इत्यादि कक्षाएं, नर्सरी इत्यादि चलती है, यदि आप वहां पर जाके देखें, उन स्कूल्स का सेटअप देखें, उन स्कूल्स में जिस तरह का शिक्षण और जिस तरह की शिक्षण प्रणाली इस्तेमाल होती है वो देखें, तो आपको स्वयं प्रतीत होगा कि अरे, काश मैं भी ऐसा पढ़ पाती तो कितना ही अच्छा होता। ठीक है, या एटलीस्ट अब इस स्थान पर आकर, इस जगह पर, इस लेवल पर आकर हम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि अगर मैं भी इस प्रकार से पढ़ाऊं अपने ज्ञानशाला में बच्चों को, जहां पर मुझे एक मौका मिला है, तो क्यों नहीं मेरी ज्ञानशाला में भी बच्चे कितने अच्छे से इंटरेस्टिंगली एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये हमें एक्सप्लॉइट करनी है। जैसे कि इन्होंने इस हेनरी जी ने कहा है कि यहाँ पर बच्चा उसका नेचुरल है, उसका
नेचुरल मैकेनिज्म है कि वो खेल खेल रहा है, अपने से है तो भी खेलेगा, ठीक, ओके। वो अकेला कितना ही समय बिता सकता है। तो हम उस इस खेल को, उसको जो आकर्षण होता है खेल की तरफ, उस चीज को हमें एक्सप्लॉइट करना है, ठीक है। अब करके सीखना, इससे क्या क्या तीन प्रमुख आधारभूत सिद्धांत स्थापित होते हैं। एक तो करके सीखता है, विद्यार्थी केवल निष्क्रिय श्रोता नहीं रहता, वे क्रियाकलापों के द्वारा, बिकॉज यू आर इन्वॉल्विंग द किड्स, ठीक है, द्वारा प्रत्यक्ष व्यावहारिक समझ हासिल करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। तनाव मुक्त वातावरण होता है क्योंकि खेलते समय तनाव नहीं रहता, ऑल द स्ट्रेस इज फॉरगॉटन। खेल के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया बोझिल न रहकर अत्यंत आनंददायक, सुगम और चिरस्थायी बन जाती है। सहयोगात्मक विकास, समूह में खेलते हैं या सीखते हैं से बच्चों से परस्पर संवाद होता है, एक कुशल नेतृत्व प्राप्त होता है, और श्रेष्ठ टीम वर्क का स्वाभाविक विकास होता है। कोई बच्चा जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज होती है, जो सारों को आगे साथ में लेकर चल सकता है, कहीं पर कोई है, आपने उसको मॉनिटर अपॉइंट किया है, तो वो अपना कार्य अच्छी तरह से करता है। तो ये सारी चीजें जब हम खेल विधि को अपनाते हैं तो हमें प्राय प्राप्त होती है। अब इसके प्रोज और कॉन्स दोनों ही है। प्रमुख लाभ क्या क्या है? स्मृति और समझ के हिसाब से दीर्घकालिक स्मृति का विकास एवं रटने की से पूर्णतः मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि वो बहुत जल्दी सीखते हैं खेल खेल में। आत्मविश्वास, सृजनात्मकता और टीम वर्क जैसी व्यावहारिक भावनाएं जागृत होती है, और सीखने को आनंददायक और अत्यधिक रुचिकर बनाता है। व्यावहारिक चुनौतियां भी है इसके साथ। खेल विधि हमने सीख ली और हम सोचे कि हम सभी चैप्टर्स में ये यूज कर सके, सभी क्लासेस में ये यूज कर सके, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें कुछ चुनौतियां भी है। सभी कठिन विषयों में समान रूप से लागू करना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। बड़ी कक्षाओं में अनुशासन एवं संचालन कठिन हो सकता है। छोटे बच्चे को फिर भी सुन लेंगे और उनको वो इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन बड़े बच्चों के इंटरेस्ट ऑलरेडी परिपक्व हो जाते हैं। तो वहां पर प्राय ये विधि कभी कभी अनुशासन में दिक्कत लाती है। शिक्षक को प्रत्येक विषय के लिए सघन और अत्यधिक समय साध्य योजना बनानी पड़ती है, बिकॉज जब हम खेल विधि का इस्तेमाल करते हैं तो समय थोड़ा अधिक लग सकता है। इससे आपके पाठ नियोजन पर असर पड़ सकता है, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान में रखकर बैलेंस करके हमें ये चीजें करनी है। संस्कार संक्रमण का नवोन्मेषी मार्ग। तेरापन ज्ञानशाला का मुख्य उद्देश्य शुष्क धार्मिक जानकारी कंठस्थ कराना नहीं है, वरना बच्चों के समग्र व्यक्तित्व, आचरण और नैतिक मूल्यों का सर्वांगीण विकास करना है। यदि सिर्फ धार्मिक जानकारी कंठस्थ कराना हमारे ज्ञानशालाओं का उद्देश्य होता, तो हमारे सिर्फ वो एसएसबी का जो हम डिवीजन करते हैं ना, वो डिवीजन हम कर पाते। हमारी समय सारणी में सिर्फ वो ही होता 2 घंटे के लिए। लेकिन यदि आप देखेंगे तो बहुत वैज्ञानिक तरीके से समय सारणी बनाई गई है, जहां पर प्रार्थना है, जहां पर हम देखते हैं कि प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान के प्रयोग हैं, हम देखते हैं संस्कार ज्ञान है, हम देखते हैं व्यक्तित्व विकास है। तो ये जो सारी चीजें हैं जहां पर फोकस रखा गया है, ये बता रही है कि यहाँ पर बहुत विचार इसमें सम्मिलित है समय सारणी बनाने में, ठीक है। और ये प्ले वे पेडागॉगी भी इसी समय सारिणी को एक तरह से हेल्प कर रही है कि हम इसकी जो लक्ष्य है, ज्ञानशाला के जो लक्ष्य है, उन्हें बहुत अच्छी तरह से अचीव कर पाए। जैन सिद्धांतों को जटिल ग्रंथों से निकालकर खेल गतिविधियों में ढालना, मनोरंजक तरीके से नैतिक मूल्यों और संस्कारों को आत्मसात करना, ठीक है। अब कहानी, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैं दे रही हूँ। कहानी एवं रोल प्ले। भगवान महावीर के जीवन की घटनाओं और महान श्रावकों के आख्यानों पर बच्चे स्वयं लघु नाटक प्रस्तुत करें। वे केवल सुनते नहीं है बल्कि उस कैरेक्टर को जीते हैं। और हम नहीं कह सकते वो कौन सा क्षण आता है किसी के जीवन में जब कभी नाटक करते करते भी उसमें वो गुण आ जाते हैं, उस महान व्यक्ति के गुण उसमें परिलक्षित होने लग जाते हैं। तो वो क्षण कब किसके जीवन में आता है, ये हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के प्रयोगों से उनको वो डायलॉग्स याद करते हैं, उन्हें क्या बोलना है, एक तरह से वो उस चीज को अपने आप में महसूस करते हैं, उस व्यक्तित्व को, ठीक है। तो इस तरह के भी प्रयोग हम करवा सकते हैं। गीत, प्रार्थना, बहुत से गीत हमें याद करवाने हैं, उनमें हम एक्शन के साथ धार्मिक सूत्रों और सूत्रों के संस्कार गीत को शारीरिक चेष्टाओं तथा सुंदर मुद्राओं के साथ
मैं नहीं कहती हूँ हम फिल्मी गानों के हिसाब से उन्हें करें, लेकिन थोड़ा सा कुछ एक्शंस के साथ जब बच्चों को कराया जाए तो उनको वर्ड्स जल्दी याद होते हैं। इससे उनकी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। क्विज एवं कार्ड गेम्स, तीर्थंकर पहचानो जैसे फ्लैश कार्ड प्रतियोगिता से बच्चे रोमांच और प्रतिस्पर्धा भावना महसूस करते हैं। ये जैन प्रतीकों को भी सहज सीख जाते हैं। तो तीर्थंकर पहचानो, मैं आपको 1 मिनट में वापस आपके साथ ज्वाइन होती हूँ। मैं आपको कुछ कार्ड गेम दिखा देती हूँ, एक तो एग्जाम्पल, जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। 1 मिनट में शेयर बंद करूंगी, फिर पुनः हम प्रेजेंटेशन पे लौटेंगे। तो आप ये देख सकती हैं, ये मेरे पास फ्लैश कार्ड्स है। आई थिंक आपको ये क्लैरिटी से दिख पा रहे होंगे, शायद रीडिंग आपको उल्टा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये तीर्थंकरों के कार्ड्स बने हुए हैं। और इन्हीं के पीछे इनके जो चिन्ह होते हैं उसके बारे में जानकारी भी दी गई है। तो इस तरह के जब हम फ्लैश कार्ड्स, तो आप देख सकते हैं ये सभी तीर्थंकरों के लिए, ये भगवान पार्श्वनाथ के लिए है। ठीक है, तो इस तरह से ये भगवान पद्म प्रभु के लिए है। ठीक है, तो ये इस तरह के फ्लैश कार्ड्स हम इस्तेमाल करके बच्चों को अधिक जानकारी भी दे सकते हैं। यदि आप आपकी ज्ञानशाला की SSB 1 की पुस्तक देखें, जहां पर तीर्थंकरों के नाम याद कराने हैं, तो वहां पर ये थोड़ी सी एडिशनल जानकारी भी आप खेल खेल में याद करवा सकती हैं। और यदि आप देखें तो उनके नाम जो लिखे हुए हैं ना, वो भी अलग अलग कलर में लिखे गए हैं। उनको जो ब्लॉक्स दिए गए हैं उसमें भी अलग कलर है। आपने यदि अभी तक नोट नहीं किया है तो वो भी नोट करें कि किस तीर्थंकर के रंग के बारे में भी थोड़ी जानकारी दी गई है। ये चीजें यदि हम बारीकी से समझेंगे तो डेफिनेटली हम अपने कक्षाओं में इस्तेमाल कर पाएंगे। अभी आप देखेंगे कि मैंने ये चार्ट बनाया है। ठीक है, आप देखेंगे ये स्माइलिंग फेस है, और ये जो मैंने बनाया है ये दुख वाला फेस है। ओके, अब ये मैंने यूज किया था JNRO के बारे में बताने के लिए। तो मैंने बता दिया था बच्चों को कि जब ये होता है तो सुख है। ठीक है, ये सुख का प्रतीक है क्योंकि स्माइलिंग है, और ये है दुख का प्रतीक। ओके, तो जब मुझे आरओ के नाम बताने थे और मैंने उनको बता दिया था सुख का आरओ में किस तरह से उसका नाम आता है, सुषमा, और दुख का दुष्मा। ठीक है, अब मुझे बहुत आसानी हो गई बच्चों को कहने के लिए कि जब मैं ये दो दिखाऊं मतलब ये क्या हो गया, बहुत अधिक सुख है। तो इसका नाम बताओ बच्चों, आर्य का नाम क्या है ये, सुषम सुषमा। फिर हो गया सुषमा, सिंगल, सुषमा। फिर इसके साथ साथ मैं थोड़ी जानकारी भी देती रहती हूँ कि उस आरे में किस तरह से सुख अधिक था, कैसे फिर सुख कम होते गया। और फिर तीसरे में हम पहुंचते हैं तो ये हो गया सुषम दुष्मा। फिर क्या हो गया, दुष्मा। उसके बाद, सॉरी, फिर हो गया दुष्म सुषमा। ठीक है, और उसके बाद हो गया सुषमा, सॉरी दुष्मा होगा, और फिर होगा दुष्म दुष्मा। तो इस तरह से सिंपल और कुछ नहीं है, सिर्फ चार्ट पेपर है जिसपे मैंने स्माइली फेसेस बना दिए, और एक में थोड़ा क्राइंग फेस, सुख और दुख। और इस प्रयोग को ये मैंने करके देखा, और उस समय हमारे शिविर था, बच्चों का शिविर था, कम से कम 350 से 400 बच्चे थे। और बिल्कुल 5 मिनट के समय में उनको 6 ही आरो के नाम पता चल गए, किस तरह से अवसर्पिणी में होता है, किस तरह से उत्सर्पिणी में होता है, और वो स्वयं सारे नाम अच्छे से सीख गए। तो इस तरह से खेल खेल में विथ स्माइलिंग फेसेस, इसके ऑफकोर्स नीचे मैंने स्टिक लगाई थी, तो दिखाने में काफी आसानी हो जाती है। तो इस तरह के प्रयोग हम हमारी ज्ञानशालाओं में आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम वापस लौटते हैं हमारे आगे की बातों के लिए।
ये हमने कही थी। ये अलग अलग तरीके से हम खेल विधि को अपने ज्ञानशाला के शिक्षण प्रणाली में यूज कर सकते हैं। अम, सिद्धांतों का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग हो। शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों के समक्ष व्यावहारिक संकट वाली परिस्थितियां प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई मित्र तुम्हारा मजाक उड़ाए तो तुम क्या करोगे? तो विद्यार्थी स्वयं उचित नैतिक विकल्प चुनते हैं और गहन चर्चा उस पर करते हैं। ये भी एक तरह का भावात्मक शिक्षण जो हम आज देखते हैं कि कम हो रहा है, वो उसका प्रयोग ये है। तर्क और विचार विमर्श से जैन दर्शन के अनुसार सही आचरण समझ में आता है। इसे आप जैन जीवन शैली के अंतर्गत भी किसी किसी प्रिंसिपल को समझाने के लिए इस तरह के व्यावहारिक प्रश्न उनको दे और उनको आपस में डिसाइड करने दे उनका ओपिनियन क्या है, और हर एक की बात सुनने का मौका दे। इससे उनको अभिव्यक्ति का मौका भी मिलेगा, उन्हें अपने विचारों को एंड अपना एक निष्कर्ष और उसको जस्टिफाई करना कि क्यों मैंने ये डिसीजन लिया। ठीक है, ये सारी चीजें भावात्मक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं। प्रथम महाव्रत, अहिंसा या नॉन वायलेंस। परिभाषाएं याद करने के बजाय बच्चों को व्यावहारिक प्रसंग भी दिए जा सकते हैं, जैसे घायल पक्षी की शुश्रूषा करना या बिना कारण पेड़ की टहनी न तोड़ना। वे स्वयं तय करें कि इसमें से कौन सा व्यवहार वास्तविक अर्थों में अहिंसक है। गिविंग अ सिचुएशन एंड बाकी का काम बच्चों को आपस में डिस्कस करके करने दीजिए। अनेकांतवाद, एक दीपक या गड़े जैसे साधारण वस्तु को सामने रखकर आप विभिन्न कोणों से बच्चों से उसका पृथक पृथक वर्णन कराया जा सकता है। दीपक ना भी रखें, आप कोई भी वस्तु रख लें, आप ब्लैक बोर्ड रख लें, आप बोर्ड पे एक डॉट बना के लगा दें, उस चीज को भी आप अनेकांतवाद का सिद्धांत समझाने के लिए यूज कर सकती हैं। इससे वे समझते हैं कि प्रत्येक सत्य के कई अलग अलग आयाम होते हैं। इट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपीरियंस करके उस विषय को लर्न करना। ये प्रिंसिपल्स हम हमेशा याद रखते हैं। अपरिग्रह के लिए मेरे बैग में क्या आवश्यक है? देखिए कितनी सिंपल टेक्निक है उनको समझाने के लिए। एक मनोरंजक खेल खिलाया जा सकता है। अपने बस्ते की वस्तुओं को, अपने बैग की वस्तुओं को अत्यंत आवश्यक और आवश्यक इन श्रेणियों में विभाजित करते हैं, तो उन्हें सादगी सिखाता है। किस तरह से अगर मुझे एक पेंसिल से मेरा काम हो सकता है, एक से हम दो रख ले, पर पांच पांच अलग तरह की पेंसिल, जस्ट बिकॉज दे आर डिफरेंट एंड डेकोरेटिव, क्या हम इसे सीमित कर सकते हैं? क्या हम हमारे जीवन में अपरिग्रह के सिद्धांत को यूज कर सकते हैं? कैन वी इम्प्लीमेंट दिस? ओके। क्षमा, फॉरगिवनेस, कक्षा में, मित्रों में आपसी मतभेदों और अंततः क्षमा याचना पर आधारित लघु रोल प्ले कराया जा सकता है। ये हम हमारे क्षमा याचना दिवस पर भी कर सकते हैं। इससे बच्चे समझते हैं कि क्षमा मांगने और देने से संबंध कैसे सुधरते हैं और क्षमा वाणी का वास्तविक मर्म क्या है। वाई, हाउ इट इन्फ्लुएंसेस माई लाइफ। क्षमा कर देने से भी मैं हल्का होता हूँ, क्षमा मांग देने से भी मैं हल्का होता हूँ। ये जब वो बच्चा समझता है, तब उसे वो क्षमा याचना दिवस के महत्व को वो अच्छी तरह से अपनी जिंदगी में उससे यूज कर पाएगा। ठीक है। अतिरिक्त नवीन खेल विधियां, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए रखे हैं, आप इस पर गौर करें। आप अपने अपने ज्ञानशालाओं में इसे यूज कर सकते हैं। चित्रकला प्रतियोगिता, अहिंसा का संदेश देने के लिए, नैतिक जीवन और संयम पर आधारित कस्टम बोर्ड गेम्स आप बना सकते हैं। आप स्वयं के बोर्ड गेम्स बना सकते हैं। ठीक है। पहेलियों से सुसज्जित धार्मिक ट्रेजर हंट, ये भी बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे अलग अलग जगहों पर उस पर ढूंढते हैं क्लूज को, और उस क्लू के हिसाब से दूसरी जगह पर पहुंचते हैं। जैन सूत्रों की रोचक शब्द पहेलियां और संस्कार कार्ड गेम और पर्यूषण आधारित गतिविधि स्टेशंस भी आप बना सकते हैं। अलग अलग स्टेशंस बनाकर उस पर आप कार्ड गेम्स और किस तरह वहां पर जीत कर आप आगे के लेवल पर पहुंचेंगे, इस तरह की आप अनेकों अनेकों विधियां सोच सकते हैं, जहां आप ज्ञान ज्ञान मुख्य लक्ष्य है ज्ञान देना, सिर्फ उसका रास्ता यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, और अलग अलग तरीके के रास्ते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पार्ट को मैंने आगमन विधि से सिखाया तो मैं आगमन विधि से ही सिखाया जा सकता है, नहीं, कोई और उसे निगमन विधि से भी सिखा सकता है। हम सिर्फ यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं। आपको सोचना है आपको उस पार्ट को किस कन्वीनियंट टेक्निक से सिखाना है।
ठीक है। हाफ ग्लास ऑफ वाटर। भांगा को भी खेल खेल में समझा सकते हैं, वेरी गुड, यस। आप आपके वो कलर्ड बॉल्स के हिसाब से भी कह सकते हैं, 3 अलग कलर्स में आप आपके करंट और कार्य, तो इस तरह से आप कलर्स का यूज करके आप उनको भांगे भी सिखा सकते हैं, एंड लेट देम टेल इट, एंड इट इज वेरी इजी। भांगों को अगर आप भांगों के बोल को अगर आप बायहार्ट कराने का प्रयत्न कर रही हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रही है। वो बायहार्ट करने की चीज ही नहीं है। आप उसे ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड यूज करके भी आप एरोस के माध्यम से अब इसको और इसको जोड़ना है। ठीक है, एक और एक तो क्या हो गया, दूसरा एक और एक, एक और दो, चलो दो बोलो कौन से आएंगे। ये टेक्निक्स है जिससे आप उनकी लाइफ बहुत इजी कर सकती हैं। ठीक है, क्या आप एग्री करती है कि ये एक विधि हो सकती है हमारी ज्ञानशालाओं में कुछ चैप्टर्स सिखाने के लिए? क्या आप सभी इससे सहमत हैं कि अब तक जो हमने सीखी है उसमें से हम कुछ ना कुछ तो जरूर कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकती हैं? क्योंकि जब तक आप लक्ष्य के साथ नहीं जुड़ेगी, आप जब तक ये नहीं मानेंगी कि हम ये कर सकते हैं, तब तक इन शिक्षण विधियों को सिखाना और उनको उनके बारे में बताना कोई मायने ही नहीं रखता है। चलिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप जरूर इनको अपनी ज्ञानशालाओं में यूज करके आप वापस एक फीडबैक अवश्य देंगी कि आपको क्या इससे मिला। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं, और आज के सेशन की ये लास्ट पद्धति है, डाल्टन पद्धति। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, हमने बहुत सी पद्धतियों को यहाँ से अब कम कर दिया है और आपके लिए सिर्फ छोटी सी एक 4 पद्धतियां रखी है, आगमन, निगमन, खेल विधि और डाल्टन पद्धति। ठीक है, आप देख सकते हैं खेल विधि के अंतर्गत और से बहुत से क्लासिफिकेशन होते हैं, जैसे किंडरगार्टन पद्धति है, मॉन्टेसरी पद्धति है, अनेकों अनेकों अलग पद्धतियों शिक्षाविदों ने इस पर कार्य किया है और अपने अपनी कक्षाओं में अपने अपने देशों में भी यूज किया है, और कहीं कहीं पर ये बहुत ही प्रचलित भी मानी जाती है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं लास्ट डाल्टन पद्धति पर। ये डाल्टन पद्धति का विकास अमेरिका की प्रसिद्ध शिक्षाविद हेलेन पार्खर्स्ट ने 1919 ईस्वी में किया था। यह पद्धति मैसाचुसेट्स के डाल्टन टाउन में पहली बार लागू की गई थी, इसलिए इसका नाम डाल्टन पद्धति पड़ गया। हेलेन पार्खर्स्ट का मुख्य उद्देश्य 1990 ईयर में इसका इस विधा को यूज किया गया था, या इसे यूज में लाया गया था, इसे बनाया गया था, इसे सोचा गया था इसके बारे में। हेलेन पार्खर्स्ट का मुख्य उद्देश्य था शिक्षा को बालक की रुचि, क्षमता और स्व प्रेरणा के अनुसार बनाना, ताकि वह अपने कार्य के प्रति उत्तरदायी बने। ही बिकम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज वर्क। इस पद्धति के मुख्य 3 स्तंभ है, स्वतंत्र रूप से सीखने का अवसर, स्वयं समय प्रबंधन करना और कार्य के प्रति उत्तरदायित्व की भावना। ये 3 इस लक्ष्य को इस डाल्टन पद्धति के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। इस शिक्षण प्रणाली में बच्चों को निर्धारित विषयों पर स्वयं अध्ययन करने की स्वतंत्रता दी जाती है। मार्गदर्शक शिक्षक बनता है, वह गाइड बनता है जो आवश्यकता अनुसार छात्रों को सहायता और दिशा प्रदान करता है। ये असाइनमेंट के रूप में किया जाता है कार्य। इसमें प्रत्येक विषय के लिए अलग कार्य असाइनमेंट बनाया जाता है, जिसे छात्र निर्धारित समय में स्वयं पूरा करते हैं। ठीक है, इससे क्या उद्देश्य प्राप्त हो सकते हैं? आत्मनिर्भरता का विकास, उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करना, समय प्रबंधन सिखाना, स्वयं प्रेरणा को बढ़ाना, सहयोग का विकास और अनुशासन का विकास। ठीक है, एक उदाहरण के लिए मैं बता सकती हूँ, जैसे हमने इस वर्ष हमारे ज्ञानशाला की कक्षा भाग 4 जिसे मैं पढ़ाती हूँ, उसमें हमने बच्चों को उनको विषय दिया गया है कि वो असाइनमेंट तैयार करेंगे, जैसे अणुव्रत, प्रेक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान, ये अलग अलग जो आयाम है, इन पर वो या तो चार्ट बना सकते हैं या मॉडल बना सकते हैं, या उनके पसंद के तरीके से उन्हें गीत लिख सकते हैं, ठीक है, कविता लिख सकते हैं, लेकिन उसे उस आयाम के बारे में जानकारी सबको देनी है। तो जब वो 1 महीने का समर ब्रेक होता है, हम उसके पहले हम इस चीज को उनको दे देते हैं, ताकि वो वेकेशन में ये कार्य कर सके, और उसके बाद भी
जब कभी उन्हें कोई हेल्प की जरूरत होती है तो हम डेफिनेटली वो प्रोवाइड करते हैं। और फिर उसके बाद एक दिन हम उनकी प्रस्तुतियां रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो बच्चा थोड़ा रिसर्च करता है, उसे अपने हाथों से सीखने का अपने हाथों से कुछ कार्य करने का मौका मिल रहा है, सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन करना है उसे, सबके सामने अपनी बात कहनी है। तो उसमें कॉन्फिडेंस भी होता है। और लिमिटेड टाइम दिया गया है तो उन्हें उस टाइम में अपना कार्य खत्म करना है, तो इसलिए समय प्रबंधन वो सीखते हैं। कभी कभी ग्रुप प्रोजेक्ट्स देते हैं हम, ताकि वो बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करें। फिर अनुशासन का विकास भी इसमें प्राप्त होता है। यदि हम आगे चलते हैं तो जैन कथाओं का स्व अध्ययन प्रोजेक्ट ये भी हम करा सकते हैं। कथा को हम डिवाइड कर सकते हैं, बहुत सी स्टोरीज होती है। तो हम हर एक बच्चे को कह सकते हैं कि आपको इस कहानी के लिए प्रॉप्स बना के लाने हैं, या आप जिस तरह से अच्छा समझे उस तरह से आपको ये कार्य करके आना है और आपको ये कहानी कक्षा में बोलनी है। तो प्रत्येक बच्चे को एक जैन कथा, श्रेयांश कुमार राजा या मेघ कुमार, राजा श्रेयांश कुमार या मेघ कुमार, इनकी कहानियों के बारे में आप डिवाइड कर सकते हैं। अध्ययन, अभी ये ग्रुप डिवीजन हो या इंडिविजुअल डिवीजन हो, इस पे आपको सोचना होगा। अध्ययन और अभिव्यक्ति, कहानी पढ़ता है पहले बच्चा, फिर उसका चित्र बनाता है, बताता है कि उसे उस कथा से क्या सीख मिली। इससे धर्म के प्रति रुचि भी पैदा होती है और आत्मानुशासन दोनों उत्पन्न होते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ये अपना अपना पूरा स्टोरी का उसने एक कंसेप्ट चित्र बनाया है। तो बच्चे किसी भी तरह की एक विधा को यूज कर सकते हैं। स्वतंत्र एवं विचारशील अधिगम, डाल्टन पद्धति के द्वारा विद्यार्थियों को स्वयं सीखने, सोचने और निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त होती है, और ये शिक्षण प्रक्रिया को जीवंत बनाती है, लाइवली बनाती है। देयर इज सम कम्युनिकेशन बिटवीन द चाइल्ड एंड द टीचर। ओके। और उसे कुछ रचनात्मक करने का मौका मिलता है। आत्म प्रयास, पुरुषार्थ, स्वयं सक्रिय होते हैं ज्ञान का अर्जन करने के लिए और लक्ष्य की ओर अग्रसर होने होते हैं। स्वानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, बाहरी दबाव के बिना, बिकॉज आपने एक काफी लंबा टाइम दिया है, तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं कि अभी का अभी इसी घंटे में आपको ये कार्य करना है। स्वयं के नियमों और समय सारणी का वो पालन करते हुए, अपना सारा काम बैलेंस करते हुए, वो थोड़ा समय प्रतिदिन निकालकर इस प्रोजेक्ट पर ध्यान देते हैं। उत्तरदायित्व, दिए गए कार्यों और अपने व्यक्तिगत विकास के प्रति पूर्ण जवाबदेही, दे आर एंटायरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ये चीजें उन्हें आगे जाकर बहुत काम आती है। तो ये था हमारे आज के सेशन का मूल लक्ष्य, कि आपको कुछ तकनीक हम बताएं, कुछ विधियां हम आपके साथ शेयर करें। और आज हमने 4 विधियों के बारे में बात की है: आगमन विधि, निगमन विधि, खेल विधि और डाल्टन विधि। बहुत सी पुस्तकों में आप पाएंगे डाल्टन विधि को भी खेल विधि में ही सम्मिलित भी किया गया है। बहुत से शिक्षाविद इसे उसी का एक तरीका मानते हैं। ठीक है। तो आप सभी को सेशन में बहुत ध्यान से सुनने के लिए, और बहुत बार मैं कह सकती हूँ जो आपने प्रतिसाद दिया है, बहुत अच्छा लगा है। इस बार बहुत से टीचर्स ने इस पर काम भी किया है, मेहनत की है। जो भी आपको बताया जा रहा है उसका फीडबैक मुझे इंडिविजुअली भी बहुत से प्रशिक्षकों ने भेजा है। तो आप सभी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। इन समर हॉलीडेज होमवर्क इज देयर इन स्कूल्स एंड देयरफॉर दैट इज आल्सो अ डाल्टन विधि। तो आप भी आपकी ज्ञानशालाओं में इस डाल्टन विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो पुनः एक बार आप सभी को धन्यवाद और सभी के प्रति आभार। आपने बहुत अच्छे से 10वीं ही कक्षाएं आपने बहुत ध्यान से सुनी है, और आशा है आपको इस कक्षाओं से जरूर लाभ हुआ होगा। अब कोई आपका प्रश्न हो तो जब तक सोहन जी भाई साहब जुड़े, तब तक हम इन प्रश्नों को ले सकते हैं। हैंड रेज कीजिए क्वेश्चंस के लिए। जिनको भी क्वेश्चंस है वो कृपया हैंड रेस करें, तो आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, किसी के हैंड रेज नहीं है। इसका मतलब मैं ऐसे लेती हूँ कि आपको सब चीजें समझ में आ गई है। तो बहुत बहुत आभार। आपको अगर विशारद के बारे में भी कुछ पूछना हो तो जो मेरे बस में हो वो मैं आंसर आपको दे सकती हूँ। क्लास के स्टार्टिंग में 2 हैंड रेज हुए थे, वो अभी हैंड रेज कर सकते हैं।
धन्यवाद चंचल जी। आंटी कोई हैंड रेस तो नहीं दिख रहा है बेटा। हाँ, एक हुआ है, रितु जी जैन। हाँ जी। रितु जी अनम्यूट कीजिए। जय जी नहीं। जय जिनेन्द्र। मेरे को बस ये पूछना था कि इसमें ये प्रमुख शिक्षण विधियां आपके सिलेबस में है, तो इसमें ये चार ही आएंगी या और भी दे रखा है इसमें, तो और आएंगे? और नहीं दे रखी है, आप बताइए कौन सी दे रखी है। इसमें जैसे ये सुकरात विधि और ये पता नहीं कौन कौन सी मैंने है। मैंने 3 बार इस कक्षा में, 2 बार 3 बार इस कक्षा में कहा है, अगर आप पुराने विशारद श्रेणी के परीक्षार्थी की पुस्तक या पीडीएफ यूज कर रहे हैं, आप इस बार ग्रुप में आए हुए पीडीएफ से पहले इसे मिला लें और फिर उसी 4 विधियों के बारे में पढ़ना है। ये मेरी शायद तीसरी बार ये वापस सूचना मैं आपको दे रही हूँ। अच्छा, मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, चार ही आएंगे इसमें, मतलब ये आगमन निगमन और डाल्टन विधि और खेल खेल विधि। विधि। हाँ जी। ओके। नेक्स्ट सभी आरती जी जिन्होंने वाली। नहीं सुना है, सभी जिन्होंने भी नहीं सुना है, उनको मैं पुनः कह रही हूँ, क्योंकि बहुत बार बुक्स पास ऑन होती है। आप यदि पुराने विशारद के परीक्षार्थी की पुस्तक से अभ्यास कर रहे हैं, कृपया इसे नए पीडीएफ से मिला लें और फिर अपनी पढ़ाई करें। हाँ जी। जय हाँ जिनेन्द्र। आरती जी। जय हाँ। जिनेन्द्र। ये विधियां तो अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कंसेप्ट। मेरा हाँ जी। क्वेश्चन ये है कि जैसे अपने क्वेश्चंस आते हैं कि भाई जैसे पिछले साल का क्वेश्चन था कि चित्रों के माध्यम से आप किसको समझा सकते हैं, इसको हम मतलब प्रेजेंट कैसे करेंगे आंसर के रूप में? समझाने का तो ओरल जैसे वो तो आ रहा है, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना होगा कि जैसे चित्र, तो हम कौन से चैप्टर में, एक चैप्टर का नाम हम ले लेते हैं, जैसे जीव राशि अजीव राशि वाला बोल ही ले लीजिए। ठीक है। तो आप किस तरह से चित्रों का प्रयोग करके इस बोल को आप सिखाएंगे, तो आप एक एग्जाम्पल लेके इस चीज को आप एक्सप्लेन कीजिए। मतलब आपने उस चीज को अलग अच्छे से रिप्रेजेंट किया या नहीं, मतलब आपको वो चीज समझ में आई या नहीं। ठीक है। ये चित्र वाली जो पार्ट है ना, ये एक्चुअली पिछले साल वाले इसमें था हाँ। स्पेसिफिकली। अब ये चित्र वाला कहाँ आ जाएगा, खेल में आ सकता है, आगमन निगमन में भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आगमन निगमन का प्रिंसिपल अलग है। खेल विधि हम्म। में अगर हम चित्र का यूज करते हैं, तो आपको खेल खेल में आपने किस तरह से चित्रों का प्रयोग करके कंसेप्ट को बताया, आप इस तरह से उसका प्रयोग, यूज दिस टेक्निक। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक चैप्टर का एग्जाम्पल लेकर आप बताती हैं, तो देन इट बिकम्स आपका आंसर। बस इतना ही जैसे हम अपेक्षित है आपसे। इंद्रियों इंद्रियों का बता सकते हैं, सेंस बिल्कुल इंद्रियों ऑर्गन्स के का। बता सकते हो। यदि आप इंद्रियों के विषय के बारे में भी आप एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स लाके उनको इंद्रियों के विषय के बारे में कर सकते हो। जैसे खुरदुरा है, या सॉफ्ट है टच के लिए, हैवी है, लाइट है, ये सारी जो चीजें है ना, ये सब स्पर्श वगैरह के बारे में, ये सारी चीजें आप आराम से उनको बता सकते हो। तो आप अपने लिए 2-3 एग्जाम्पल्स बना दीजिए। शिशु संस्कार बोध भाग 1 से लेके भाग 5 तक आप कौन से चैप्टर के लिए आप कौन सी विधि का इस्तेमाल कर सकती है, किस तरह से करेंगी, आपने कैसे सोचा है उसको इम्प्लीमेंट करने का, ये चीज आपको वहां लिखनी है। ओके। ठीक है। और आपने अपने ओके। शब्दों में लिखनी है। मैंने जैसे कहा है कि आप अगर थ्योरी पढ़ेंगे जो आपके पीडीएफ में दी गई है, तो आपको ऐसे लगेगा कि अरे बाप रे, इतना सब कुछ याद करना है, उसके दोष याद करने हैं, उसके ये याद करने हैं। इसलिए मैंने पहले भी क्लैरिफाई किया कि आप उसमें नहीं जाइए, आपको समझने के लिए ये पढ़ना है, लेकिन समझने के लिए ये आपको पढ़ना जरूरी है। 1 बार 2 बार अगर आप पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आपको स्वयं समझ में आ जाएगा, आपको कुछ याद करने की या रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि हर एक विधि के लिए आपके पास 2 या 3 एग्जाम्पल आप यदि बना लेते हैं, तो आपका सब कुछ क्लैरिटी हो जाएगी, आपके एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आपकी ज्ञानशालाओं के लिए भी बेनिफिट होगा। ओके, थैंक यू। जय हिंद। नेक्स्ट नीतू जी जैन। जय जिनेन्द्र जी। जय प्रश्न तो जिनेन्द्र। मेरा भी यही था कि जैसे क्वेश्चंस जो आएंगे इसके ऊपर,
तो वो प्रैक्टिकली ही करने के लिए आएंगे, या जैसे विधि पूछी गई है आगमन निगमन, इसके लाभ और यही सब पूछेंगे? अब जैसे लाभ उन्होंने लाभ चित्रों के लिए जब चित्र वाला आया, तो क्या हमें वो चित्र भी बना के दिखाने पड़ेंगे? आप बताइए, क्या ये अपेक्षा रखेंगे हम आपसे? ये अपेक्षा रखी जा सकती है क्या? नहीं रखी जा सकती है ना। ये एक सिंपल सेंस है, ये आपको लिखना है केवल ठीक है। कि किस तरह के चित्र आप इस्तेमाल करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स आप दे दें, किस हम्म तरह के चित्र यूज करेंगे, ठीक है ना। और आपके हिसाब से आप लाभ और डिसएडवांटेज जो आपको याद रहे, आपको, हम्म आपने यदि ये टेक्निक ज्ञानशाला में यूज की तो आपको स्वयं इसके लाभ और डिसएडवांटेज आपको पता हो जाएंगे, प्रोज एंड कॉन्स। उतने से आप याद कर लीजिए, एक दो भी यदि आप लिख पाए तो आपके आंसर के लिए, आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। ठीक है ना। लेकिन ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन प्राय हम इस विषय से नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि यहाँ इस विषय का लक्ष्य है कि आप प्रैक्टिकली चीजों को यूज करें, ठीक है। हम्म। नहीं, मेन ऐसे तो मैंने इंटेंशन वहां है। मैंने यूज भी किया था, जब मैंने बच्चों को दे उपादे और ये के लिए समझाने के लिए किया, तो मैंने उनसे पहले पूछा कि 9 तत्व कौन से हैं, तो उससे उनको 14वां बोल भी कोरिलेट कराया। फिर उनसे ये पूछा कि सब ये हैं या उपादेय हैं, उनकी कैटेगरी करवाई, फिर मतलब उनको बताया। बस इसी एग्जाम्पल्स, इसी तरह के एग्जाम्पल्स आपको हर एक विधि के लिए एक एक दो दो एग्जाम्पल्स आप अपने लिए लिख के रखिए, समझ के रखिए, और फिर आप आपके आंसर्स रेडी कर लीजिए, ठीक है ना। थैंक यू। जय। प्रेक्षा जी दोषी। जय जिनेंद्र। जय मैम, सबसे जिनेंद्र। पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगी कि आपके सेशन बहुत क्लियर होते हैं, तो यूजुअली डाउट्स नहीं होते हैं। सो धन्यवाद सर, गुरुदेव की कृपा। और दूसरा, मेरा जो क्वेश्चन है वो आपकी टीचिंग से रिलेटेड नहीं है, विशारद से जी। रिलेटेड है। कि एक तो जो हमारा रिजल्ट आता है उसका मैम कुछ ब्रेकअप नहीं है कि प्रैक्टिकल में हमें कितना आया और थियोरी में कितना आया, तो ये क्या हमें आगे बताया जाएगा? और दूसरा, क्षेत्रीय लेवल पे रिजल्ट आए हैं, तो ये हमें कंट्री वाइज रिजल्ट नहीं पता चले हैं, तो ऐसा भी कुछ विधि है इसकी? नहीं, प्राय तो क्षेत्रीय वाइज ही भेजते हैं, कंट्री वाइज रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होते हैं, ठीक है। वो अपने अपने क्षेत्र के परीक्षा व्यवस्थापक को ही भेजे जाते हैं। और जो आपका पहला प्रश्न था, वो सोनजी भाई साहब जुड़ेंगे तब आप उनसे कह लीजिए, क्योंकि उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है ये डिस्ट्रीब्यूशन देने में, लेकिन फिर भी आप उनसे ये कर सकते हैं प्रश्न। जी। और एक मेरा क्वेश्चन था कि हाँ, जैसे एसएसबी का छठा भाग जैसे पिछले साल बताया गया था कि वो पाइपलाइन में है, तो कब तक हाँ। एक्सपेक्टेड है? क्योंकि जो 5वें नेक्स्ट ईयर, भाग में ना वो बच्चों के क्वेश्चन रहते हैं उनके। नेक्स्ट ईयर आएगा। ओके जी। प्राय तो जितना जल्दी हो गए उतना प्रयत्न रहता है, लेकिन पहली बार जब पुस्तक बनती है तो बहुत सा प्रोसेस भी होता है। एक बार प्रकाशित होने के बाद में नेक्स्ट एडिशन बनाना बहुत इजी होता है, लेकिन पहले परमिशन होती है, सारा कुछ, बहुत कुछ होता है, वेरिफिकेशन होता है, प्रूफ रीडिंग किए जाते हैं, कितनी ही बार प्रूफ रीडिंग होते हैं, चित्र बनाने पड़ते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा डिले होता है फर्स्ट टाइम कॉपी में। जी। ओके। तो इसके लिए बाकी थैंक यू। जरूर काम चल रहा है, और काफी अच्छे से अब तक काफी काम आगे भी बढ़ा है। जी हाँ, थैंक यू। सुरभि सिंगी। जय जिनेन्द्र आंटी, इतने जय अच्छे से जिनेंद्र। समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर था, क्लियर लगा आपके समझाने से। थैंक यू। मुझे भाभी सिर्फ एक चीज बोलना था, जैसे शिविर के जो डेट्स हैं वो हाँ, नवंबर में है, और वो शादी का सीजन है, एंड आई एम नॉट अवेलेबल एनी ऑफ द डे एंटायर वीक, तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है? अ, आप वो सोजी भाई साहब से आपको बात करनी पड़ेगी, वो जुड़ेंगे अब थोड़ी देर में ही। ओके। क्योंकि क्या होता है कि दो शिविर करना भी डिफिकल्ट हो जाता इजी है नहीं, हाँ, सभी के लिए। क्योंकि पिछली तो बार दो इसलिए था, हम, इस बार एक ही नहीं, इस बार हमने एक ही रखा है, क्योंकि दो दो, और पिछले सेकंड में हार्डली 10 या 20 पार्टिसिपेंट्स आए। अब 20 पार्टिसिपेंट्स के लिए पूरा इतना आप लोग का इतनी टाइम और वो पूरा व्यवस्था, अरेंजमेंट्स और का बहुत फर्क सारा पड़ता कुछ होता है, तो वो इस बार हम नहीं करना चाहते हैं, ऐसा सोचा है अब तक तो इसलिए डेट्स भी हमने काफी पहले अनाउंस की है। जो
इसके एग्जाम्स के साथ क्लैश है वो तो ऑफ कोर्स देखा जाएगा, और प्रकोष्ठ की तरफ से कुछ उसमें सुधार भी हो जाएगा। लेकिन अन्यथा मेरे ख्याल से तो शायद एक ही शिविर होगा इस बार। फिर भी सोन जी भाई साहब जुड़ेंगे तो आप उनसे क्लैरिफिकेशन कर सकते और भाभी अगर हम शिविर नहीं दे और अब जो रिटर्न एग्जाम है उसमें अगर 50% आ गया तो भी क्या सर्टिफिकेट मिलता है? हैं। नहीं, नहीं मिलता है। इट इज कंपल्सरी पार्ट। दोनों में पास होना है, दोनों में मिनिमम जितना है उतना स्कोर करना है। तो नेक्स्ट ईयर फिर शिविर अटेंड करके उसमें देने से चलेगा? चल सकता है, 1 साल का आपको कंसेशन दिया हुआ है। ओके, थैंक यू। श्वेता जी, आप एक हाँ सोनजी भाई साहब को कॉल कर देंगे। हाँ, मैं करती हूँ। हाँ, तो वो जुड़ जाएंगे। हाँ, सभी को धन्यवाद। आप सभी के जो मैसेजेस आए हैं उन सबके बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको आपकी परीक्षाओं के लिए ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छे से तैयारी करें, आपके पास बहुत अच्छा समय प्राप्त है होगा अब। आंटी सोहन अंकल थोड़े बाहर हैं, बिजी हैं। वो बोले सुरेंद्र अंकल को वो ज्वाइन करने बोल रहे हैं। अच्छा। तो हाँ, कुछ मिनट और फिर हाँ, जुड़ेंगे। कि हम सब की तरफ से कृतज्ञोत्समी, हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोत्समी, हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोत्समी, हम सब आपके आभारी हैं। हम गुरुदेव के आभारी। जैसे कि ग्रुप में मैसेज आया था 11th को सेशन सभी के लिए है। कोई भी अगर जुड़ना चाहे उसमें तो वो जुड़ सकते हैं। एसएसबी भाग 5 के लिए था। आप लोगों ने मैसेज देखा होगा, नहीं एक बार देख लीजिएगा, सबके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप जुड़ सके तो आप देखिएगा। सभी जुड़े ताकि आपको पता चले। आपको अगर शिशु संस्कार बोध भाग 5 में पढ़ाना है तो कुछ दिक्कत आ रही है लोक के बारे में, जो चैप्टर है इत्यादि में, तो उसे किस तरह से आप समझ सकते हैं और बच्चों को समझा सकते हैं, इसके बारे में सेशन है। तो आप सभी जुड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद सीमा जी। चलिए, जब तक सुरेंद्र जी भाई साहब जुड़े और आप आपके प्रश्न उनके समक्ष रखें, आप में से यदि कोई अपना फीडबैक देना चाहे कि आपको ये 10 क्लासेस का अरेंजमेंट कैसे लगा, क्या आपको लगता है इस प्रक्रिया को कंटिन्यू रखना चाहिए, यदि कोई भी इसके बारे में अपनी बात कहना चाहता है तो वो प्लीज हैंड रेस कर दे, ताकि प्रकोष्ठ के लिए भी ये एक अच्छा फीडबैक हो सकता है कि हम किस तरह के सेशंस आपके लिए रखें। सीमा जी। जय जिनेन्द्र मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल जय मैं जिनेन्द्र। प्रकोष्ठ और गुरुदेव के प्रति अनंत 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 कृतज्ञता की ऐसे अरेंजमेंट किया।
मैंने सब क्लासेस अटेंड की, सिर्फ एक अटेंड नहीं कर पाई, शादी थी तो नहीं अटेंड कर पाई। बाकी इट वॉज वेरी वंडरफुल। मीन्स लाइक पढ़ने का मन होता है तो सीखा, मीन्स लाइक वो क्लासेस अटेंड किए तो हम लोगों को अभी पढ़ने के लिए बहुत यूजफुल और ऐसे पढ़ने के लिए बहुत इजी रहेगा मैम। तो थैंक यू सो मच। तो ऑर्गेनाइजर्स के लिए भी बहुत बहुत कृतज्ञता मैम। बस धन्यवाद। थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा मिल जाए तो हम थोड़ी और तैयारी अच्छे से, मीन्स लाइक थोड़े ऐसे सैंपल क्वेश्चन, जैसे जीव अजीव का थोड़ा डिफिकल्ट है हम लोगों के लिए लाइक, तो उसके थोड़े क्वेश्चन जैसे मिलते तो हमें इजी रहता मैम। आपके पास यदि आपके क्षेत्र में जैन विद्या की परीक्षाएं होती है, जैन विद्या में भी जीव अजीव पुस्तक है, उस पर आधारित आप कितने ही क्वेश्चन पेपर्स आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो आपको एक सैंपल क्वेश्चंस डेफिनेटली उसमें से आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू चंचल सो मच। हाँ, अच्छा, धन्यवाद। चंचल जी। जय जिनेन्द्र। जय जय। मेरा सजेशन, ऐसे क्लासेस बहुत अच्छे हैं और आज का क्लास भी बहुत अच्छा था। जैसे कि आपने कहा, बुक में पढ़ते समय बहुत समझ में ही नहीं आ रहा था, आपने इतना अच्छा समझाया कि वो पूरा समझ में आ गया। अभी बुक खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी लग रहा है मुझे। बस सजेशन एक ही है कि जीव अजीब के क्लासेस थोड़े ज्यादा होते तो ज्यादा अच्छा रहता है। जैसे पिछला क्लास था जो श्रावकों के बारे में था, वो बहुत जल्दी खत्म हो गया था। उसको आई थिंक अगर तो आचार्यों के वाला क्लास के साथ मर्ज करके जीव अजीब का एक और एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो गया, बहुत सारे डाउट्स अच्छा रह गए उसमें बहुत के। ये अच्छा, मेरा एक ठीक है, सजेशन रहेगा। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद। आंटी हमारे साथ सुरेंद्र अंकल जुड़ गए हैं। जय जिनेन्द्र जी अंकल जी। हाँ, जय जिनेन्द्र की। हाँ, जय जिनेन्द्र सर। हाँ सुरेंद्र जी, वैसा मैं मीट लीव करूंगी अब। आप आगे का फीडबैक इत्यादि आप ले सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, बहुत अच्छे हाँ जी, क्लासेस चल रही है, बहुत अच्छे अच्छे मतलब की संख्या में पार्टिसिपेंट भी हैं। हाँ। हाँ, बहुत बढ़िया। स्वाति जी। स्वाति जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। नहीं, एक्चुअली मेरा भी वही सजेशन था जो अभी उन्होंने बोल दिया ना कि जीव अजीब की और एक क्लास होनी चाहिए। चलो ठीक है, अगली बाकी बार सारे ध्यान रखें। क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे थे, सब कुछ अच्छे से समझ में आया। हाँ, नहीं और तो सब ठीक है, लेकिन अब इसमें और सुधार हम क्या कर सकते हैं वो आप हमें बताइए। ए, हमारी आवाज। नीतू जी जैन। जय जिनेन्द्र सर। ये ना मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो क्लासेस अब शिविर जो लगा है बहुत अच्छे से लगा है। मैंने जब पहले पुराने सिलेबस से विज्ञ की एग्जाम दिए थे तो उस समय किताबों में जब मैंने पढ़ा तो कई बहुत से ऐसे शब्द थे जिसका मुझे अर्थ पता नहीं था। इवन उच्चारण में बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि किसी को हम जैसे बता रहे हैं सिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए ठीक है हमने जो स्टडी की है बहुत साल पहले की है, तो मेन क्या है जो हिंदी में या प्राकृत में है तो वो उसका उच्चारण कैसे होना चाहिए वो हमें नहीं पता था। तो जब हम गलत पढ़ेंगे तो गलत सिखाएंगे। तो इस क्लासेस से ये हुआ कि हमें हर चीज को कैसे पढ़ना चाहिए, उच्चारण कैसे करना चाहिए, और शब्दों के कई कठिन शब्दों के अर्थ का हमें समझ में आया, और उसके पीछे भावार्थ क्या है, हमें बच्चों को सिखाना कैसे है, बताना कैसे है, वो टेक्निक्स पता लगी। और ऐसा नहीं है, हम अभी भी ज्ञानशाला में बहुत सी टीचर्स भी यूज करती हैं, बट वो टेक्निक्स का नाम क्या है और उसको और कैसे निखारा जा सकता है, कैसे करा जा सकता है, वो सब हमें इन शिविर से पता चला। और इसको आप कंटिन्यू जरूर रखें, क्योंकि जितना हम ज्यादा पढ़ते हैं, वो कहते हैं करत करत अभ्यास जड़मति होत सो जान। तो जितना अभ्यास इन सब चीजों का किया जाएगा उतना ही हमारी क्लैरिफिकेशन और हमारी जो माइंड की जो रिमेम्बरिंग पावर है वो भी बढ़ती है। मैं इतना ही कहना चाहूंगी। जय श्री। जी हैंड रेस तो ऑलमोस्ट डन हो गए हैं। अच्छा, प्रेक्षा जी दोषी का हैंड रेस है।
प्रेक्षा जी अनम्यूट हाँ कीजिए आप। जी। जय जिनेन्द्र। मैंने ये क्वेश्चन रत्ना मैम से पूछा था, उन्होंने कहा था कि मैं इसलिए आपसे पूछूं। जो हम लोगों का विज्ञ का रिजल्ट था, तो उसमें हमें रिजल्ट का ब्रेकअप नहीं मिला कि जैसे मैंने थियोरी में कितना मिला है या मुझे प्रैक्टिकल में कितना मिला है। तो ये अपना जो है उसके पीछे क्या रीजन है, या फ्यूचर में हम वो ब्रेकअप जान सकते हैं क्या? और दूसरा, क्षेत्रीय लेवल पे हमें रिजल्ट मिलता है, ये इंडिया लेवल पे हमें नहीं पता होता, तो क्या उसका भी कोई प्रावधान है या कोई बेसिक रीजन क्या है उसके पीछे? ये जैसे है कि रिटर्न और हम दोनों शुरुआत से रिटर्न और प्रायोगिक दोनों शिविर का हम साथ में देते हैं। पहले क्या डालमचंद जी और निर्मल जी क्लास देते हैं। अलग अलग करने से क्या है कि आपकी क्लास से प्रायोगिक क्लास कौन ले रही है, क्या ले रही है, उन्होंने कितना नंबर दिया है, किसने कमती दिया है, ज्यादा दिया है, वो एक मन के अंदर थोड़ा सा मतलब क्या कि इफेक्ट होता है। इसके लिए दोनों हम मतलब क्या कि साथ में नहीं देते हैं। अच्छा, और दूसरा क्या है कि जो क्षेत्रीय लेवल की जो बात आपने कही है, वो तो क्या है कि अभी पूरा मतलब क्या है कि 500 जनों का पूरा रिजल्ट डिक्लेयर करो, ये करो, इसलिए क्या है कि क्षेत्रीय लेवल के कर दे। और ऑल रैंक जो होल्डर होते हैं ऑल ओवर इंडिया में, जितने भी रैंक होल्डर होते हैं, उसके हम क्या है कि लिस्ट हम अपडेट करते ही हैं, टाइम आने पर वो करते ही हैं। और वो हम बताते भी हैं कि इनको इतना मार्क्स आया है, इतना ये आया है, ये रैंक होल्डर है, ये बात। जी। और एक मुझे एक और रिक्वेस्ट थी क्या भाई देखिए कि देखिए मेरी बात सुनो। अभी एक्चुअल में क्या है कि रिजल्ट जो आता है ना, कई बार अभी क्या है कि मान लीजिए 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से कोई रह भी गया है, तो अब वो क्या है कि पूछते रहते हैं हमारे किस में कमती आया। फिर वो क्या है कि टीचर को फोन करते हैं कि आपने हमको प्रायोगिक के अंदर आपने हमको कितने नंबर दिए हैं, आपने नंबर कैसे कमती कितने दिए, मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए थे, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया था। तो ये क्या है कि प्रॉब्लम मतलब क्या बाद में बहुत आती है इसके लिए। जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, मुझे सिर्फ जिज्ञासा थी। और मेरी नहीं एक कोई बात नहीं, अरे रिक्वेस्ट। जिज्ञासा जिज्ञासा होनी भी चाहिए, जिज्ञासा के लिए कोई सवाल नहीं है, नो प्रॉब्लम यार। और एक हाँ जो हम लोगों की जैसे टीचर्स की यूनिफॉर्म है जो कि साड़ी है, हाँ तो हाँ। जो हम लोग क्लासेस का जो यूजुअली टाइम होता है, जैसे हम लोगों की सैटरडे क्लास होती है 2 घंटे की होती है, यस। और आना जाना कम्यूट करते हैं, तो मोस्टली हम लोगों को 3 घंटे मतलब घर से अवे रहना होता है। तो क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि मतलब डेली जो हम जब पढ़ाने जाते हैं, तो हम साड़ी के अलावा दूसरा कोई ड्रेस जो कन्वीनियंट हो, इजी टू कैरी हो, वो पहन सकें? इजी टू ऐसा हो कैरी के सकता है? अंदर तो आप ये ज्ञानशाला की जो ड्रेस है वो भी आप लेके जा सकते हो, या आप अपने जहाँ भी क्लास चलती है वहां पर आप उसको मतलब वहां पर आप रखिए। आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, वहां पर आप उसको 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट का समय लगता है, वहां पर आप उसको पहन सकते हैं। और उसके बाद में भी इस विषय के अंदर काफी केंद्र के अंदर भी काफी चर्चा हुई है, काफी चिंतन मनन चला है। लेकिन अभी तक वो यही कह रहे हैं कि नहीं भी साड़ी यूज करिए यार। हमने तो ये कहा था कि भी कई जनों का सुझाव भी था कि एक कोटी जैसे है या और है वो मतलब अपन कर दो, तो जय कि जैसे कोटी पहना रहे हो एक जैसे ही हो गया। लेकिन देखिए इसके अंदर फिर भी आगे चिंतन किया जाएगा, फिर चिंतन करते हैं बाद में और करते हैं बस। जी सर, मतलब मेरा यही था कि हम लोग यूजुअली क्या होता है, हम लोग टाइम की शॉर्टेज रहती है, तो हाँ इसमें ये होता है कि जैसे भाई कोटी जैसा जैसे अपने कन्या मंडल का है, या जैसे अपने समरी जी हाँ और हाँ का होता है, कि हाँ जिसमें हाँ हाँ एक मैडम। शालीनता भी है और एक हम लोग हाँ की यूनिफॉर्म भी हो गई। लेकिन जहाँ जो भी संघीय प्रोग्राम है या जहाँ पे भी हमें कोई फोटोज क्लिक करनी है, तो वहां हम लोग हाँ। साड़ी पहन सकते हैं, तो वो दोनों चीजें सेट हो सकती है। चलो ठीक है, ये एक प्रस्ताव रखते हैं वापिस और बराबर है। जी, फिर भी वापिस भी कभी केंद्र के अंदर जब भी मीटिंग होगी प्रकोष्ठ समिति की, तो उसके अंदर ये मतलब सिर्फ बात। टीचिंग के लिए कि जब हम लोग सिर्फ रेगुलर पढ़ा ही रहे हैं, हाँ हाँ कोई समझ गया हमारा मैं। विशेष प्रोग्राम नहीं है, उस समय हम वो यूज कर सकते हैं। बाकी जहाँ पे भी ठीक हमें है, खुद को प्रस्तुत करना है ऐसा हूँ वहां ना हम कि पहले यूनिफॉर्म। पहले कोटी का आया भी था कि भाई कोटी मतलब क्या है कि परमिशन दी जाए कोटी की। लेकिन फिर क्या है जी। कि नहीं आया, बैठा नहीं, तो इसलिए चल गया यार। जी, धन्यवाद। हाँ। नेहा जी। जय जिनेन्द्र। जय जनेन्द्र की। मुझे ये पूछना था कि हमारे कंठस्थ ज्ञान का तो पुनरावर्तन है, पर ये जो 25 बोल है इसमें जो 1 से 14 विज्ञ श्रेणी में हो चुके हैं हमारे, वो भी क्या हाँ रिटर्न हाँ। में आएंगे या सिर्फ ओरल में आएंगे? उसके अंदर देखिए मेरी बात होना जो, अगर आप विशारद अभी विशारद में है, तो विज्ञ में से हम्म। मतलब 10 नंबर 15 नंबर का मतलब क्या है कि पूछ सकता है, कोई भी पेपर सेटर है तो कहा गया है कि अगर उसको उचित लगता है तो वो 10 15 नंबर का पूछ सकता है।
एसएसबी 1-2 का अंदर से भी वो पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो नहीं पूछ सकते हैं। वो कैसे भी 10-15 नंबर का उनको मतलब पावर है कि कहीं भी पुराना पूछने के लिए। ठीक। नीतू जी। जय जिनेंद्र सर। सर जय मैं जिनेंद्र की। ये जो यूनिफॉर्म के चलते ही मैं मतलब उसका कहना चाहूंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है आसन वगैरह जो हम करवाते हैं कई बार उसमें हमें सहज अनुभव नहीं होता उसमें साड़ी के अंदर। तो अगर उसकी जगह फ्रॉक सूट मतलब लाइक गाउन की तरह कुछ ऐसा हो, ओवर की तरह वो यूज हो सके तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, हमने नोट आउट किया है। आइंदा मतलब कभी प्रकोष्ठ के केंद्रीय समिति की बैठक होगी, उसके अंदर हम इस बात में चर्चा करेंगे। और इससे सर ये भी होगा, क्योंकि कई सबसे जो नवयुवती हैं जो हैं वो इसीलिए आती भी नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि सुबह सुबह वो साड़ी का झंझट रह जाता है, तो सुबह सुबह का सारा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इजी टू कैरी अगर हो जाए वो, तो शायद इसमें भी कुछ हेल्प हो। लेटेस्ट थिंक है, लेटेस्ट हम इसके अंदर करेंगे, चर्चा करेंगे बाद में। ठीक ठीक है। इसमें क्या ये निर्णय क्या हम ले नहीं सकते यार। हाँ जी सर वो एक है, जना बस एक हमने जना 2 जना या नहीं 2 जना 3 जना निर्णय ले नहीं सकता। इसके लिए क्या कि चर्चा लेते हैं। कई बार इसके विषय में चर्चा हुई भी है। वापस पुनः एक बार लेंगे कि यंग वंस जो आ रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ये सर वो हम मानते मतलब हैं। यही कहती है कि हमें सुबह सुबह ये सब मतलब साड़ी बांध के आना और करना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। हाँ जब हम्म, प्रोग्राम होता है जब भी ज्ञानशाला का, तो उस समय वो ये कर लेती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी, धन्यवाद सर। हैंड रेस तो डन हो गए सारे। हैंड रेस तो नहीं है अंकल, और कोई? बस और कोई को बस पूछ लीजिए, कोई को क्वेरी कोई और कुछ पूछ लीजिए, ऐसा हो तो। हाँ, और किसी की क्वेरीज हैं तो प्लीज हैंड रेस कीजिए। हाँ, परीक्षा संबंधी अगर कोई मतलब जानकारी लेनी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। बस ठीक है, क्वेरी नहीं है तो इसको। हाँ, फिर आज का ये सेशन हम फिर एंड करते हैं। अंकल जी आपके प्रति श्वेता बहुत जी ने बहुत आभार, बहुत अच्छे ढंग से इसको कृतज्ञता। संभाला है। बहुत अच्छे ढंग से मतलब श्वेता जी ने इसे संभाला है। और इस शुरुआत से मतलब क्या है कि इतने डेडिकेटेड है, इतने समर्पित कार्यकर्ता है। हमको बिल्कुल भी मतलब क्या है कि ये नहीं हुआ है। और एक बात के अंदर एक बात कहो, इसके कहते हैं इनके यहाँ से क्या है कि ना कहने का कोई है ही नहीं। और ये पूरी टीम के अंदर, मैं इसके अंदर अभी क्या ये कल क्लास हो जाएगी उसके बाद में उसके अंदर डालेंगे। मैं सबके प्रति मतलब क्या है कि साधुवाद मतलब क्या है कि ज्ञापित करता हूँ। ग्रुप बनाना है तो क्या है, रत्ना जी ने क्या है कि सब्जेक्ट का डिसीजन करना है तो क्या है, जो भी लेक्चर देने वाले हैं उनका निर्णय करना है। जो भी मतलब होस्ट बने हुए हैं उनको मतलब 30 दिन तक, हमने ये कहा कि 1 दिन 2 दिन का काम नहीं है, 30 दिन का काम है। फिर भी उन्होंने सहज रूप से हमें ये स्वीकृति मिली है। मैं सबके लिए प्रति बहुत बहुत मतलब क्या कि आभार ज्ञापित करता हूँ। इसमें हमारा बेनिफिट ज्यादा है, हमको बहुत कुछ सीखने मिलता है, बहुत कुछ जानने मिलता है, ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय होता है। तो हम तो लकी समझते हैं इसमें कि हमको ये मौका मिला। थैंक यू सो मच, हमको ये मौका नहीं, प्रदान करने के लिए और हम पे विश्वास रखने के लिए अंकल। थैंक यू सो मच। ओके, धन्यवाद। और क्लासें भी थैंक इस बार बहुत बढ़िया चली। पिछले साल क्लासें नहीं चली थी, व्यवस्थित नहीं चली थी, रेगुलर नहीं चली थी। इस बार क्लासें भी रेगुलर चली है। और पार्टिसिपेंट में अच्छी संख्या के अंदर पार्टिसिपेंट में आए हैं। नो डाउट बाद में धीरे धीरे कमती होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर पार्टिसिपेंट भी बहुत अच्छे कम मतलब संख्या के अंदर पार्टिसिपेंट में आए थे। एक्चुअली लेकिन सभी के फिर भी प्रति बहुत थोड़ी सी बहुत अवेयरनेस की साधुवाद। जरूरत है। फिर भी अवेयरनेस की थोड़ी जरूरत है। अभी भी मेरे पास में बहुत सारे के अभी भी प्रश्न आ रहे हैं कि हमने सीवी अटेंड नहीं किया, क्या हम एग्जाम दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते, क्या है कि हमने किया नहीं। ये ऐसे आ रही है, लेकिन ये अगर थोड़ी सी अवेयरनेस अगर हो तो एक बार ये पूरा रिवीजन हो जाता है इस प्रिपरेटरी क्लासों के, प्रारंभिक क्लासों के अंदर, और एक बेनिफिट हो जाता है। चलो ठीक है, हम फिनिश करते हैं इसको। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच अंकल जी, कृतज्ञ थैंक्स। उच्चनी। सब आपके आभारी हैं। आज का सेशन हम जितने यही भी स्टॉप करते हैं। पार्टिसिपेंट हैं, जितने